हेलो दोस्तों, चलो फिर डे 20 का डिस्कशन शुरू किया जाए। आज के टॉपिक्स क्या थे हमारे? देखो, गवर्नेंस हमने स्टार्ट कर दिया है पेपर 5 के अंतर्गत। यदि आप पहले दिन जुड़ रहे हैं तो जाना पहले पुराने वीडियोस डे 1 से लेकर के डे 19 तक के जो डिस्कशन हो चुके हैं उन्हें अच्छे से कवर कर लेना। आज हम डिस्कस करेंगे जो दो टॉपिक हमने कल दिए थे। एक था आपका आरटीआई, दूसरा आपका टॉपिक कौन सा था? सिटीजन चार्टर। तो ध्यान से आपने सभी ने पढ़ लिया होगा आरटीआई और सिटीजन चार्टर। इन दो टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे और डिस्कशन करने के बाद दो टॉपिक्स में से किसी एक टॉपिक पर टेलीग्राम चैनल पर आपको प्रश्न मिल जाएगा और उस प्रश्न का उत्तर अगले 24 घंटे के भीतर आपको लिखकर सबमिट कर देना है, जिसका फीडबैक अगले 48 घंटों में आपको प्राप्त हो जाएगा। तो ये क्या होता है, एक टॉपिक पर आपकी पहले समझ बन गई, पहले खुद ही पढ़ा, फिर समझ एक बनी बेहतर, एक विजन डेवलप हुआ, फिर आपने लिखा और फिर आपको फीडबैक मिल गया और आपने फिर सुधार किया। यही तो पूरा प्रोसेस है किसी भी टॉपिक को पढ़ने का और वही हम यहाँ पर उसको फॉलो कर रहे हैं। शुरू करते हैं फिर। आरटीआई को सबसे पहले अगर हम पढ़ेंगे तो इसके बारे में यदि लिखने के लिए आता है तो पहले आपके पास इस टॉपिक से संबंधित दिमाग में क्या ब्रेन स्टॉर्मिंग आपके दिमाग में चलनी चाहिए या क्या फ्रेमवर्क बनना चाहिए कि भाई कोई टॉपिक हम आरटीआई पढ़ने जा रहे हैं तो आखिर क्या क्या हमारे पास कंटेंट होना चाहिए, जब लिखें तो डिलीवर आप तेजी से कर पाओ उसको। सबसे पहले देखो, आरटीआई की समझ होनी चाहिए। आरटीआई के बारे में आपके पास एक प्रॉपर समझ होनी चाहिए कि आखिर यह क्या है ना, क्या इसके कंपोनेंट है, क्या इसके प्रावधान है। जो आरटीआई एक्ट आपका 2005 आता है, इसके तहत क्या ऐसे प्रावधान किए गए और इसका फायदा क्या हुआ, ये हो गई आपकी एक बेसिक समझ। तो आखिर क्यों लाया गया, पहले आपने क्यों वाले फैक्टर पर काम किया। फिर इसके बाद बताओगे कि इतने सारे इसके पॉजिटिव रिजल्ट्स दिखते हैं, इन उद्देश्यों के साथ जो लाया गया था ये, तो आगे आपको पता होना चाहिए क्या इन उद्देश्यों की पूर्ति हो पा रही है, तो यहाँ क्या क्या चैलेंजेस हैं अभी हमारे सामने। दूसरा देखो, एक टॉपिक यह होना चाहिए, आपको चैलेंजेस समझ में आना चाहिए। अब चैलेंजेस खाली समझकर छोड़ तो दोगे नहीं, बोले चैलेंजेस का समाधान भी आपको पता होना चाहिए। तो चैलेंजेस को लेकर के क्या क्या समाधान दिए जा सकते हैं ताकि जो आरटीआई जिस ऑब्जेक्टिव के साथ लाया गया था उस ऑब्जेक्टिव को फुलफिल कर सके। क्लियर? ये हो गई आपकी समझ किसी भी टॉपिक पर। यानी कि हर टॉपिक को पढ़ने से पहले पहले आपको यह समझना है कि इस टॉपिक को पढ़ने जा रहे हैं तो क्या क्या पॉइंट्स आपके पास होने चाहिए कि इन पॉइंट्स के भीतर रहकर ही हमें पढ़नी है चीजें। सबसे पहले आरटीआई एक्ट 2005 के बारे में जब जानोगे तो बताओगे भैया कोई यह संवैधानिक प्रावधान तो था नहीं हमारे यहाँ। बोले बिल्कुल नहीं था। तो संवैधानिक कोई प्रावधान है नहीं, यह एक अपने आप में वैधानिक कानून बनाया गया। आरटीआई एक्ट 2005 तो यह वैधानिक कानून है आपका। दूसरी बात आपने बताई कि इसके तहत फिर क्या किया गया है, किया यह गया है कि आपके जो नागरिक हैं हमारे देश के, तो हमारे देश के नागरिकों को अपने यहाँ के जो सरकारी अधिकारी हैं इनसे जानकारी प्राप्त करने का अधिकार दे दिया गया है। ठीक है? तो हमारे नागरिकों को अपने सरकारी अधिकारियों से जानकारी प्राप्त करने का अधिकार दिया जाता है। किसके तहत? आरटीआई एक्ट के तहत, जिसे आप जानने का अधिकार भी बोलते हैं, सूचना का अधिकार भी बोलते हैं। तो आप समझे कि जानने का अधिकार किसको जानना है? नागरिकों को जानना है। किससे जानना है? सरकारी अधिकारियों से, उनके कामकाज उनकी नीतियों के बारे में जानना है। ठीक, अब बात करते हैं आगे। इसे पथ प्रदर्शक विधान भी बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? क्योंकि यहां हमें शासन का रूपांतरण दिखाई देता है। बोलोगे शासन के कौन कौन से टूल्स हैं जो परिवर्तित होते दिखाई दे रहे हैं इस आरटीआई एक्ट के बाद में? तो एक आपका जो गोपनीयता है वह पारदर्शिता में यानी कि ट्रांसपेरेंसी में चेंज हो जाता है। जो गोपनीयता की संस्कृति आपको शासन आपको प्रशासन में दिखाई देगी वह पारदर्शिता में बदलती हुई दिखाई देगी। फिर विवेकाधिकार जो होता है वह आपका अकाउंटेबिलिटी अर्थात जवाबदेहिता में कन्वर्ट होगा। पहले लोग विवेकाधिकार के आधार पर निर्णय लेते थे शासन में प्रशासन में, लेकिन अब उनको जवाबदेह बना दिया गया है। तीसरा है एक पक्षी निर्णय। पहले एक पक्षी निर्णय जो होता था वह सहभागी निर्णय में बदल जाएगा, यानी कि सभी की सहभागिता यहाँ पर अनिवार्य हो जाएगी, सभी का पार्टिसिपेशन जरूरी हो जाएगा इस आरटीआई एक्ट के बाद। और यही आपका ऑब्जेक्टिव है जिस ऑब्जेक्टिव के साथ में आपका आरटीआई एक्ट 2005 पारित किया गया था। समझ में आया? तो ये एक बैकग्राउंड टॉपिक पर एक कंटेक्स्ट आपका डेवलप हो गया और यह कंटेक्स्ट अगर बन जाएगा तो लिखने में बेहद आसानी हो जाएगी आपको भूमिका के स्तर पर। फिर आप बताओगे आरटीआई का सीधे भले ही उल्लेख भैया संविधान में ना हो, लेकिन अनुच्छेद 19 का एक ए जो है आपका, जो वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात करता है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात करता है, उसके अंतर्गत इसे समझा जाना चाहिए। बोले देखो आरटीआई को हमने समझा कि भले ही संवैधानिक प्रावधान नहीं है, लेकिन अनुच्छेद एक 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 19 के एक ए के अंतर्गत इसको रखकर समझने की जरूरत है। और इस संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा कुछ निर्णय दिए गए, कुछ महत्वपूर्ण केस हैं, इनको भी आप कोट कर सकते हो। जैसे राजनारायण बनाम उत्तर प्रदेश राज्यवाद है, इसमें बताया गया कि अनुच्छेद 19 एक ए के तहत ही वाक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में जानने का अधिकार निहित है। क्लियर बात है? जो बात ऊपर बताई गई है उसी बात को आपको रेफरेंस देना है, कोट करना है
राज नारायण बनाम यूपी राज्य मामला। ठीक, आपकी कही हुई बात और ऑथेंटिक हो जाएगी क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यह बोल दिया गया है। फिर सुप्रीम कोर्ट ने एक कदम आगे और बढ़ करके एसपी गुप्ता मामले में क्या बोला है? एसपी गुप्ता मामले में कहा है कि आरटीआई केवल वाक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता ही नहीं है, बल्कि सूचना का अधिकार आपका सरकार की कार्यप्रणाली का एक नियम होना चाहिए। कहने का मतलब है जो गवर्नमेंट की कार्यप्रणाली है आपकी, उसका एक नियम होना चाहिए। यानी कि अगर आप सरकार के द्वारा कोई कदम उठाया जा रहा है, कोई नीति निर्माण किया जा रहा है, तो उस संदर्भ में यदि जनता आपसे कोई जवाब चाहती है तो आप समय सीमा के भीतर उसको जवाब भी देंगे, क्योंकि जनता का जो जानने का अधिकार है वो मात्र एक संवैधानिक अधिकार की तरह ही नहीं देखा जाना चाहिए। आपकी कार्य प्रणाली के अंतर्गत इसे एक नियम के तौर पर समझा जाना चाहिए। ये बोला गया है एसपी गुप्ता मामले में। अब क्लियर हो गया होगा आरटीआई के बारे में, इंट्रोडक्शन के स्तर पर पर्याप्त आपके पास मसाला हो चुका है तैयार। अब भैया आरटीआई के बारे में इतना जब जान रहे हो, ऑब्जेक्टिव हमने जान लिया क्यों लाया गया, तो कुछ बेसिक से जो प्रावधान होते हैं यह पता होना चाहिए कि जो आरटीआई एक्ट बना इसमें कुछ बेसिक प्रावधान जो किए गए हैं। आप बोलोगे भैया जानने का अधिकार है कि सब कुछ जान जाओगे? बोले सब कुछ जानने का अधिकार नहीं है, इसी तरह तभी तो हमें प्रावधान बनाने पड़े होंगे। अब प्रावधान जब बनाओगे उसके तहत आप तय करोगे कि क्या क्या जानना तुम्हारे लिए जरूरी है। हर चीज जानना जरूरी नहीं है, कुछ चीजों को छूट भी दी जाएगी। यही सारी चीजें आपको प्रावधान में दिखाई देंगी। पहले परिभाषित किया जाएगा भैया सूचना क्या होती है। बोले राइट टू इन्फॉर्मेशन की बात करते हो, इन्फॉर्मेशन होता क्या है? तो इन्फॉर्मेशन को सबसे पहले परिभाषित किया गया है और बताया गया है कि इलेक्ट्रॉनिक रूप से जो भी धारित आदेश होगा, विज्ञप्ति होगा, रिपोर्ट होगा, ये सारी की सारी सूचनाओं के दायरे में आएंगी। क्लियर बात है? तो पहला परिभाषित किया गया है सूचना को, इन्फॉर्मेशन को आपका पहले परिभाषित किया गया है इस आरटीआई एक्ट के अंतर्गत। फिर प्रावधान है आपका लोक प्राधिकारी से सूचना प्राप्त करने हेतु तो अनुरोध के संबंध में। देखो यदि आप आरटीआई दायर करते हो, है ना, आपने आरटीआई दायर की, अब यहाँ प्रावधान यह है कि आपको 30 दिन की समय सीमा के भीतर लोक प्राधिकारी के द्वारा वह सूचना आपको मिल जाएगी, जो भी सूचना आप चाहते हैं, यदि वह जायज होगी, है ना। यदि वह आरटीआई एक्ट के दायरे में आती होगी तो आपको वह सूचना कितने दिनों में मिलेगी? 30 दिनों में समय सीमा निर्धारित की गई है। फिर बात की जाती है यदि सूचना जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से जुड़ी हुई है, बहुत जरूरी है वह सूचना आपके लिए, तो उसके लिए 48 घंटों के भीतर समय सीमा तय की गई है। याद रखना, कोई यदि बहुत अति महत्वपूर्ण प्रकार की सूचना नहीं है तो वह 30 दिनों में, और बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है यदि आपके जीवन से या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से जुड़ी हुई है तो 48 घंटों के भीतर में आपके जो आरटीआई आपका आयोग है, जो इंफॉर्मेशन आयोग है, कमीशन है, उसको सूचना देनी होती है, या लोक प्राधिकारी जो नियुक्त किया जाता है आयोग के द्वारा, उसे आपको यह सूचना देनी होती है। अब भैया बात करेंगे कि कुछ सूचनाएं हैं क्या जिन्हें छूट भी दी गई है। ये क्योंकि पीछे बताया ना कि सारी सूचनाएं जाननी जरूरी नहीं होती हैं, कुछ सूचनाओं को छूट भी दी जाती है। कौन कौन सी हैं? जैसे कोई मामला अगर आप भारत की इंटीग्रिटी से, संप्रभुता से, अखंडता से जुड़ा हुआ है तो उस पर छूट है, या राज्य के जो सामरिक हित, स्ट्रेटेजिक जो हित होते हैं उससे जुड़ा हुआ है तो वहां पर छूट दी जाएगी। इसके अलावा मान लो कोई आप इंफॉर्मेशन ऐसी चाहते हो जो आपके विदेशी संबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकती है, तो आरटीआई एक्ट के दायरे से उसे बाहर रखा जा सकता है। और इंटरनल सिक्योरिटी से जुड़ा हुआ मामला है, या फिर संसद या विधानमंडल आपका उसके विशेषाधिकार के मामलों में, विशेषाधिकार जो उसको मिले हुए हैं उसके दायरे में यदि कोई मामला आता है तो वह भी आरटीआई से उसे छूट दी गई है। क्लियर बात है? तो ये छूट वाला जो स्तर है, जो छूट वाले प्रावधान है, किन किन मामलों को आरटीआई से बाहर रखा गया है ये पता होना चाहिए, नहीं तो किसी भी मामले में आरटीआई फाइल नहीं कर सकते हो, ध्यान रखना आप। और यह बेसिक सी जानकारी होती है, यह हम सभी को पता होना चाहिए, जागरूकता के स्तर पर हर नागरिक को पता होना चाहिए भैया, क्योंकि नागरिक के लिए ही जब आरटीआई एक्ट आया है, लाया गया है, तो एटलीस्ट नागरिकों को इतनी जानकारी तो रहनी चाहिए। अभी हम लूपहोल समझेंगे कि भले ही ये प्रावधान बहुत अच्छे हैं, सीमित हैं और बहुत ही आसान है, लेकिन पता नहीं होते हैं। अब इसमें से हम ही लोगों में से बहुतों को ये प्रावधान नहीं पता होंगे, तो यह जागरूकता की कमी दिखाता है। ठीक, अब इसी के अंतर्गत आपका एक कमीशन जो केंद्रीय सूचना आयोग है, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन और स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन के गठन की बात भी की गई है। तो एक बॉडी तो होनी चाहिए ना, कम से कम एक संगठन होना चाहिए, तो उसी संगठन की बात की जाती है। सेंट्रल लेवल पर आपका इंफॉर्मेशन कमीशन होगा, सूचना आयोग होगा, और राज्य लेवल पर भी सूचना आयोग आपका होगा। ये होगा इसके प्रोविजंस। तो कोई आपसे पूछे आरटीआई के प्रोविजंस आपको बताने हैं तो काफी आसान है आपको बताना, है ना। पहले यह बता दो कि भाई जो प्रावधान किए गए हैं, पहले तो सूचना को डिफाइन किया गया है कि इंफॉर्मेशन क्या होता है, फिर कोई इन्फॉर्मेशन अगर आपने मांगी है तो कितने दिनों में इन्फॉर्मेशन देनी जरूरी है, फिर बहुत जरूरी अगर कोई सूचना है उसको कितने दिनों में देना है, 48 घंटों में। फिर बोला गया कि क्या सारी सूचनाएं आपके लिए जरूरी है देना, क्या हर मामले पर, हर मुद्दे पर आप सूचना मांग सकते हो? बोले नहीं, कुछ सूचनाओं को छूट भी दी गई है भाई, कुछ मामलों को इस आरटीआई के दायरे से बाहर रखा गया है, वो समझा दिया। फिर एक ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए जो सारी की सारी जो प्रावधान है इनको सफलतापूर्वक क्या कर सके, क्रियान्वित किया जा सके, जिसके माध्यम से। ठीक, तो ये देखो आरटीआई के प्रावधान है, इस आधार पर आपको अपने पॉइंट्स लिख देने हैं।
फिर आरटीआई लाने का इंपॉर्टेंस क्या है, ऑब्जेक्टिव से ही समझ में आ गया होगा। देखो दो स्टेक होल्डर इसके साफ साफ नजर आ रहे हैं, एक शासन एक नागरिक। शासन के द्वारा भैया आरटीआई के तहत जो जानकारी मांगी जाती है वो दी जाती है, और मांगता कौन है, नागरिक मांगता है। तो दो प्रमुख स्टेक होल्डर नागरिक और शासन दिखाई दे रहा है। तो शासन में उद्देश्य क्या है, पारदर्शिता स्थापित करना। और पारदर्शिता कैसे स्थापित होगी, भ्रष्टाचार पर रोक लगेगी और लोक सेवा जो आपकी लोक सर्विसेज हैं वो प्रभावी हो सकेंगी, वो और बेहतर ढंग से लागू हो सकेंगी। फिर नागरिक केंद्रित शासन स्थापित करना है, यानी कि नागरिकों को केंद्र में रखते हुए। वहां क्या है, नागरिक क्या कर सकता है, देखो प्रशासन के स्तर पर एक तो भ्रष्टाचार रुकेगा और लोक सेवा प्रभावी होंगी, और नागरिक के स्तर पर यह होगा कि सरकार पर मॉनिटरिंग रख सकेगा नागरिक, है ना। सरकार की नीतियों के बारे में, सरकार के निर्णयों के बारे में जानकारी हो सकेगी नागरिकों को आरटीआई के माध्यम से, और सरकार के कार्यों की समीक्षा भी की जा सकेगी। इसके अलावा कमजोर वर्ग की यह आवाज बनकर उभरेगा, है ना। बहुत सारे कमजोर वर्ग हैं जो अपनी मांग सरकार के समक्ष प्रत्यक्ष रूप से नहीं रख पाएंगे, तो उसके लिए एक महत्वपूर्ण टूल्स के रूप में निकल कर आया है आरटीआई। और प्रशासनिक सुधार देखने को मिल सकते हैं आरटीआई के माध्यम से। जब प्रशासन के ऊपर दबाव बनेगा तो स्वाभाविक सी बात है प्रशासनिक सुधार आपको देखने को मिल ही जाएंगे। अब डिपेंड करता है यहाँ नागरिक कितना जागरूक है और कितने बेहतर ढंग से वह अपने आरटीआई जैसे टूल्स का प्रयोग करता है, ठीक। फिर आता है अन्य और बहुत सारे अधिकारों का संरक्षण भी होता है, यह इसका महत्व है। अब आते हैं आरटीआई का महत्व समझ लिया, आरटीआई के प्रोविजन समझ लिए, इतने सकारात्मक इतने पॉजिटिव आपके प्रोविजंस थे, है ना, इतना बढ़िया ऑब्जेक्टिव के साथ लाया गया था। अगर इसको वास्तव में सही मायने में अगर प्रैक्टिकली इसको लागू किया जा सके, है ना, तो कितना बेहतर आपका सुशासन स्थापित हो सकता है। लेकिन ऐसा है नहीं, दिखता नहीं है। बोले क्यों नहीं दिखता है, क्योंकि यहाँ बहुत सारे चैलेंजेस हमारे सामने हैं आरटीआई को लेकर के। अब वही चुनौतियां पूछी जाती हैं कि आरटीआई संबंधी क्या क्या चुनौतियां मौजूद है अभी हमारे सामने, और आपको क्या इसके संदर्भ में सुझाव देने चाहिए, इसका समाधान कैसे खोजना चाहिए। यह होता है कंप्लीट टॉपिक, है ना। आरटीआई के संबंध में यदि आपको पढ़ना है तो इसी दायरे में, इसी फ्रेमवर्क में रहते हुए ही आपको इस टॉपिक को तैयार कर लेना चाहिए। पहले आरटीआई को समझ लिया हमने क्या है आखिर यह, फिर इसको संवैधानिक प्रावधान से तुलना करते हुए समझा, कुछ न्यायिक निर्णय समझ लीजिए, कुछ जुडिशियल जो डिसीजंस हैं उनको समझा, फिर इसके प्रोविजन समझे, क्या क्या प्रोविजन रखे गए हैं, इंपॉर्टेंस समझा। इसके बाद देखेंगे कि क्या क्या अभी भी चुनौतियां हैं हमारे सामने जिस कारण आरटीआई का इंप्लीमेंटेशन उतना बेहतर ढंग से हो नहीं पा रहा है जिस उद्देश्य के साथ यह लाया गया था। अब क्या क्या चुनौती है, पहली चुनौती है सूचना की उपलब्धता ही नहीं है। इसका क्या मतलब है, इसको एक डेटा से समझते हैं। देखो रिपोर्ट कार्ड ऑफ इंफॉर्मेशन इन इंडिया, इसकी एक रिपोर्ट आती है, रिपोर्ट कार्ड ऑफ इंफॉर्मेशन इन इंडिया, इसको कोट करना है एग्जांपल देकर के। खाली इतना बता दोगे ना कि सूचना की उपलब्धता नहीं है तो बहुत सतही टॉपिक हो जाएगा। अब इसको ऑथेंटिक बनाना है अपने पॉइंट को, तो कैसे बनाओगे, तो हमने रिपोर्ट कार्ड ऑफ इंफॉर्मेशन इन इंडिया का डेटा उठाया और बताया कि जो आवेदन किए गए थे आरटीआई को लेकर के उसमें मांगों में से मात्र 45% सूचनाओं की सुपुर्दगी हुई है। क्या मतलब है इसका, यानी कि यदि 100 मामलों पर आरटीआई दायर की गई तो भैया केवल 45 मामले ऐसे हैं जिन पर बराबर में जवाब आया है आरटीआई कमीशन की तरफ से या लोक सेवा प्राधिकारी की तरफ से। अब 55 ऐसे मामले हैं जिन पर अभी तक कोई जवाब प्राप्त नहीं हुआ है। तो यही बोलते हैं कि सूचनाओं की उपलब्धता ही नहीं है, सूचनाएं उपलब्ध ही नहीं करा पा रहा है आरटीआई, ठीक है, आरटीआई के माध्यम से आयोग। अब दूसरा है जन भागीदारी सीमित है, इसको समझते हैं कैसे। देखो जन भागीदारी सीमित है, इसको डेटा से समझोगे तो डेटा यहां पर कहता है कि अभी तक मात्र 2 से 3% लोगों के द्वारा ही इसका प्रयोग किया जाता है। गिने चुने आपको दिखता होगा जो आरटीआई एक्टिविस्ट हैं 2 से 3% ही नजर आते हैं, या लोगों के स्तर पर भी जागरूकता इतनी कम नजर आती है कि वही घूम फिरकर ही मात्र आरटीआई का प्रयोग कर रहे हैं और करते रहते हैं। तो भैया आरटीआई के संदर्भ में आपको जागरूकता की कमी दिखाई देती है, तो इसीलिए जन भागीदारी भी बहुत सीमित नजर आएगी। आप में से बहुत सारे कितने लोग होंगे, 1 से 2% लोग ऐसे होंगे जिन्होंने कभी जीवन में आरटीआई का प्रयोग किया होगा, है ना। तो ऐसे ही समझ लो चैलेंजेस के स्तर पर कितनी बड़ी चुनौती है यह। फिर लंबित मामले बहुत अधिक हैं, इसका भी डेटा बताओगे ना, ऐसे नहीं खाली बता दिया कि बहुत सारे लंबित मामले पड़े हुए हैं, ये तो हो गई हवा में बातें। अब हवा में बातें नहीं करनी है, वहां पे डेटा देना है, बताना है कि लगभग अभी भी 3 लाख से ज्यादा मामले आयोग के पास लंबित पड़े हुए हैं। जो पेंडिंग वाला केस है ये बहुत बड़ा है, 3 लाख से ज्यादा मामले अभी तक आरटीआई के पास में अभी आरटीआई पेंडिंग पड़ी हुई हैं। फिर सूचना आयोग की प्रभावशीलता पर भी प्रश्न उठता है। इफेक्टिवनेस पे क्यों प्रश्न उठता है, उसका कारण है कि केंद्र सरकार के द्वारा लगातार हस्तक्षेप किया जा रहा है, और हस्तक्षेप यदि बढ़ेगा तो जो आरटीआई जो कमीशन है आपका इंफॉर्मेशन कमीशन है उसकी जो न्यूट्रलिटी है, जो तटस्थता है, निष्पक्षता है, इस पर भी सवाल उठेगा। बोले वह न्यूट्रल रहकर काम नहीं कर पाएगा, केंद्र सरकार की नीतियों से बायस्ड होकर कार्य करेगा। यदि ज्यादा हस्तक्षेप बढ़ेगा तो उसकी प्रभावशीलता इफेक्टिवनेस स्वाभाविक सी बात है कम हो जाएगी, ठीक। और इस संदर्भ में आप जान सकते हो कि 40% मामले
आरटीआई के दायरे से बाहर बता करके वापस कर दिए जाते हैं। तो यहां आप देख सकते हो केंद्र सरकार का हस्तक्षेप बढ़ने के परिणाम स्वरूप ही सूचना आयोग की प्रभावशीलता कम हुई है। फिर आरटीआई एक्टिविस्ट, जो आरटीआई कार्यकर्ता होते हैं, इन कार्यकर्ताओं पर हमलों का डर रहता है भैया, अटैक होने का डर रहता है, हत्या तक हो जाती है यहां तक। तो एक बात बताओ, आरटीआई एक्टिविस्ट पर जब हमले होंगे, है ना, इन्हें नहीं रोका जाएगा, कोई भी आरटीआई दायर करना चाहेगा, है ना, किसी वंचित वर्ग के संदर्भ में मान लीजिए कोई आरटीआई एक्टिविस्ट आता है और वह दायर करता है, सूचना मांगता है, लेकिन उस पर अगले ही दिन क्या होता है, हमला हो जाता है, हत्या कर दी जाती है, तो आगे कभी कोई सोचेगा ऐसा करने के लिए? नहीं सोचेगा। तो यह भी एक बड़ा चैलेंज है। फिर आवेदन करने की प्रक्रिया बड़ी जटिल होती है। भाई यह आवेदन करने की प्रक्रिया अगर आसान नहीं होगी तो एक आम आदमी आरटीआई के बारे में कैसे सोच सकता है कि भाई उसे आरटीआई करके हमें यह प्रश्न पूछना है सरकार से? नहीं पूछ पाएगा। यह जटिलता ही तो बहुत अधिक है, जटिलता को ही तो आसान बनाना है। फिर कार्यकालों का संरक्षण नहीं है, यदि संरक्षण नहीं दोगे फिर भी वह न्यूट्रल होकर के कैसे काम करेंगे? ठीक, तो ये सारे चैलेंजेस हैं। अब इन चैलेंजेस को यदि खत्म करना है तो आगे की राह में आपको बता देना है कि कुछ चीजें हैं जो आपको आगे की राह में सुझाव देते हुए इसे आरटीआई को कैसे आप इंप्लीमेंट कर सकते हो या बता सकते हो, ठीक, सफलतापूर्वक। तो आगे की राह में बताओ, जन जागरूकता अभियान जरूरी है। देखो अवेयरनेस प्रोग्राम चलाओगे तभी जो नागरिक है, जो आप देख रहे हो डेटा 2 से 3% के आसपास लोग मात्र प्रयोग कर पाते हैं आरटीआई का, यह संख्या आप बढ़ा सकते हो, ये डेटा आप बढ़ा सकते हो। इसके अलावा सूचना आयोग, जो आपका कमीशन है, इसे मजबूत करने की आवश्यकता है ना। यहाँ केंद्र सरकार का हस्तक्षेप आप कम से कम करो, न्यूट्रल रहने की कोशिश न्यूट्रल रखो इसे, सूचना आयोग को, इसे मजबूत बनाओ। फिर आरटीआई कार्यकर्ताओं को सुरक्षा दो। भैया जो आरटीआई एक्टिविस्ट हैं आपके, इनको सुरक्षा देने की आवश्यकता है, और क्योंकि यही आपके क्या होते हैं, केंद्र में रहते हैं आरटीआई प्रयोगकर्ता के रूप में, तो आरटीआई कार्यकर्ताओं को सुरक्षा देने की आवश्यकता है। टेक्नोलॉजी का यूज करो, यानी कि आप जितना ही बेहतर तकनीक का प्रयोग करोगे, और तकनीक का प्रयोग कर तो सकते हो आप, लेकिन तकनीकी रूप से साक्षरता भी तो जरूरी है। तो तकनीक का प्रयोग करो, लेकिन साथ साथ तकनीकी साक्षरता का भी ध्यान रखो, तकनीकी अवसंरचना का भी ध्यान रखो, इंफ्रा का भी ध्यान रखो। इसके साथ ही आप तकनीक का बेहतर प्रयोग कर सकते हो। ये आगे की राह में कुछ सुझाव देने होते हैं अपनी तरफ से, और कुछ सुझाव यदि आप अपने स्तर से सोच सकते हैं, उन्हें ऐड करते हुए अपने आंसर को कंक्लूड कर देना है और आरटीआई का सफल क्रियान्वयन करा देना है। ठीक, तो यह आपका आरटीआई वाला टॉपिक कंप्लीट होता है। अब चलते हैं अगले टॉपिक पर, नागरिक घोषणा पत्र, जिसे आप सिटीजन चार्टर बोलते हो। देखो सिटीजन का चार्टर है, क्या है ये भैया नागरिक घोषणा पत्र? पहले नागरिक घोषणा पत्र के बारे में आपके पास समझ होनी चाहिए कि आखिर ये क्या है। लोग जानते ही नहीं है कि सिटीजन चार्टर है क्या। आज पहले सिटीजन चार्टर को समझ लेंगे क्या होता है, या फिर इसका क्या महत्व है भैया, और फिर आगे चैलेंजेस क्या इसके सामने है, और आगे सुझाव आपको दे देने हैं। यानी कि क्या आपके पास फ्रेमवर्क मिला, पहले यह क्या है, फिर आपने समझा कि उत्तर प्रदेश के द्वारा क्या कुछ प्रयास किए जा रहे हैं, फिर आपने बताया कभी भी कुछ चैलेंजेस हैं आपके सामने, और फिर क्या आगे की राह में और आगे क्या सुझाव दिए जा सकते हैं। यही तो इस टॉपिक पर आपको पढ़ना है। जैसे आरटीआई को समझा, वैसे एक फ्रेमवर्क बना करके हम इस टॉपिक को समझ लेंगे। पहले जानते हैं सिटीजन चार्टर क्या है। देखो सर्विस फर्स्ट, जब भी आप सिटीजन चार्टर पढ़ोगे वहां लिखा होगा, इसका ध्येय वाक्य होगा सर्विस फर्स्ट, सेवा प्रथम, यानी कि सेवा की सुपुर्दगी, सुपुर्दगी का मतलब होता है डिलीवरी, सेवा की जो डिलीवरी है, सर्विस डिलीवरी है, वो सर्वप्रथम इसका उद्देश्य होता है, ध्येय होता है। अब होता क्या है यह, तो कोई ऑर्गेनाइजेशन आपका होता है, यहां समझ लो एक कोई ऑर्गेनाइजेशन है, मान लीजिए सामाजिक सोशल जस्टिस से जुड़ा हुआ कोई एक आपका संगठन है। अब इस संगठन में मान लीजिए कोई ऑफिस होता है, उस ऑफिस में आप जाओगे, उसके ऑफिस के बाहर आपको एक चार्ट इस तरीके का मिल जाएगा लगा हुआ संगठन के बाहर। उस चार्ट पर बहुत सारी बातें लिखी होंगी कि भाई हमारा विजन क्या है, हमारा मिशन क्या है, यानी कि हमारा जो संगठन है, मान लीजिए वृद्धों को लेकर के कोई कार्य करने वाला आपका संगठन है, ऑर्गेनाइजेशन है, वृद्धों के सशक्तिकरण को लेकर के कार्य करता है। अब वृद्धों के सशक्तिकरण को लेकर कार्य कर रहा होगा, उस संगठन के बाहर सिटीजन का चार्ट लगा होगा, सिटीजन चार्टर बोलते हैं जिसे। तो सिटीजन चार्टर पर चीजें जो मेंशन होती हैं वह समझ लो। वहां क्या क्या मेंशन होगा, वहां प्रॉपर तरीके से बताया जाएगा कि भैया क्या हमारा विजन है, क्या हमारा मिशन है, हम कैसे अपनी सेवाओं की डिलीवरी करेंगे। समझना ध्यान से सिटीजन चार्टर होता क्या है, और वो सारी बातें इस सिटीजन चार्टर पर ही लिखी होती हैं। अगर आप जाओगे किसी ऑफिस के बाहर, ऑर्गेनाइजेशन के बाहर, तो वहां साफ साफ दिख जाएगा और पढ़ना। तो वहां उसी को बोलते हैं सिटीजन चार्टर के कंपोनेंट, अवयव। तो वहां विजन दिया होगा, मिशन दिया होगा उसका क्या है, साथ ही संगठन के कार्यों का विवरण होगा, यानी कि क्या हमारे कार्य हैं वो सारा डिस्क्राइब करके वहां पर लिख दिया जाएगा। और ग्राहकों का विवरण होगा, जैसे मान लो वृद्धों से जुड़ा हुआ कोई संगठन है, तो वहां दिया होगा भैया 60 साल से ऊपर वाले जो हैं यही हमारे ग्राहक हैं, यही हमारे दायरे में आते हैं।
अब ये नहीं आप बोल सकते हो कि भैया बच्चों को लेकर के आप क्यों नहीं कोई प्रोविजन बनाते हो, ये हमारे दायरे के बाहर है ग्राहक, ठीक। तो ग्राहकों का विवरण होता है, सेवाओं संबंधी जानकारी होती है, यानी कि सर्विसेज की यहाँ पर सारी जानकारी मिल जाएगी। इसके अलावा ये सारी जानकारियां हो गई, आपको ये पता चल गया कि सिटीजन चार्टर के अंतर्गत ऑर्गेनाइजेशन का क्या कार्य होता है, क्या दायित्व होता है। इसके बाद हमने वो कार्य किया कि नहीं किया, इस संदर्भ में आपको यदि कोई शिकायत है तो शिकायत निवारण तंत्र का उल्लेख किया जाएगा, यानी कि आपका जो रिड्रेसल ग्रीवेंस रिड्रेसल होता है आपका, उसका भी उल्लेख किया जाएगा। जाइए यहाँ पर अपनी शिकायत कीजिए, अगर आपकी कोई भी जो हमने सर्विसेज डिसाइड कर रखी वो सर्विस आपको प्रॉपर टाइम पर सही समय पर नहीं मिल पा रही है तो भैया शिकायत कर दो। अब शिकायतों के बाद में यहाँ ग्राहकों की अपेक्षाएं दी होती हैं कि ग्राहक जो होते हैं हमारे, उनकी हमसे क्या अपेक्षाएं हैं और क्या हम उन अपेक्षाओं पर खरे उतर रहे हैं। तो ये सारी बातें ही आपकी कहाँ लिखी होती हैं, बोले यही सारी बातें तो सिटीजन चार्टर के अंतर्गत लिखी होती हैं। अब समझ में आया कि सिटीजन चार्टर क्या होता है, कोई हवा नहीं होता है सिटीजन चार्टर। क्लियर हो गया होगा कि भैया सिटीजन चार्टर होता क्या है। अब इसको अगर बढ़िया डेफिनेशन देनी है तो अब देखो समझ सकते हो, बहुत आसानी समझ में आ जाएगा कि सिटीजन चार्टर एक ऐसा दस्तावेज होता है, कहाँ लगा होता है समझ में आया, जो किसी भी विभाग या संगठन के द्वारा दी जाने वाली सेवाओं की वचनबद्धता, वचनबद्धता का मतलब होता है कमिटमेंट, यानी कि जो सर्विसेज होती हैं उनके कमिटमेंट का वर्णन करता है, यानी कि हम आपके प्रति इन सेवाओं को लेकर के कमिटेड हैं, जहां प्रत्येक नागरिकों हेतु अधिकारों का सृजन करती है, जहां प्रत्येक सेवा नागरिकों हेतु अधिकारों का सृजन करती है, यानी कि जो सिटीजन्स के राइट्स है, राइट्स क्या है, वही सर्विसेज जो देने के लिए कोई भी संगठन वचनबद्ध रहता है, कमिटेड रहता है। और यही सब जानकारी हमें जिस दस्तावेज पर मिलती है उसे ही बोला जाता है सिटीजन चार्टर। क्लियर। तो अब सिटीजन चार्टर पर आपकी बेसिक समझ हो गई होगी और इसको लेकर के इसके कंपोनेंट समझ लिए। अब उत्तर प्रदेश सरकार ने क्या इस सिटीजन चार्टर को लेकर के कुछ प्रयास किए हैं, तो पहले प्रयासों के स्तर पर समझ लेते हैं। तो भैया उत्तर प्रदेश सरकार ने बोला है कि यह जो सर्विस डिलीवरी वाला काम है यह तेजी से और बढ़ना चाहिए, और बढ़ने के संदर्भ में क्या होगा, यह जो सिटीजन चार्टर का प्रावधान है सभी विभागों में लागू होगा। बोल दिया है भैया सरकार ने कि सारे विभागों में लागू करो इस तरीके का प्रावधान, ताकि सर्विस डिलीवरी का हो सके और फास्ट हो सके। साथ ही कोई वैधानिक प्रयास है तो उत्तर प्रदेश जनप्रतिनिधि अधिनियम 2011 है, यह सरकार के द्वारा वैधानिक स्तर पर कोई प्रयास किया गया है। उसके अलावा उत्तर प्रदेश के शासनादेश को समझो, उत्तर प्रदेश का शासनादेश हुआ है, शासन की ओर से आदेश होता है कि यह जो सेवाएं है ना, जो संगठन के द्वारा दी जाती हैं, यह एक निश्चित समय अवधि में दे देनी चाहिए नागरिकों को। सेवाएं एक निश्चित समय अवधि में, एक निश्चित टाइम पीरियड में, यानी कि जो संगठन को रिस्पॉन्सिव बनाने की यहाँ पर जरूरत है, और इस संदर्भ में शासन का आदेश हुआ है। और विलंब नहीं होना चाहिए, सर्विस डिलीवरी में विलंब नहीं होना चाहिए, ध्यान रखना, बाबा का आदेश है। और अगर विलंब होता है तो आप दंड के भागीदार होंगे, यानी कि आप पनिश किए जाएंगे। तो अगर इस तरीके का शासन आदेश आएगा तो सिटीजन चार्टर को लेकर के स्वाभाविक सी बात है संगठन थोड़े से एक्टिव होंगे। इसके बाद बात आती है, कोई पोर्टल है सरकार के द्वारा क्या इस संदर्भ में कोई प्रयास किया जा रहा है, तो ई साथी ऑनलाइन सेवा पोर्टल की आपको चर्चा करनी है। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा ई साथी ऑनलाइन सेवा पोर्टल लाया जाता है, जहां बोला जाता है कि जितने प्रमाण पत्र हैं उनके लिए सिंगल विंडो क्लियरेंस उपलब्ध कराया जाएगा। अब जैसे आपको कोई प्रमाण पत्र, मान लीजिए जाति प्रमाण पत्र बनवाना होता है, आय प्रमाण पत्र बनवाना होता है, तो आप ई साथी ऑनलाइन पोर्टल पर जाइए, सेवा पोर्टल पर यहाँ अप्लाई कीजिए और सीधे यहाँ से प्राप्त हो जाएगा आपको, है ना। संगठन तक जाने से बचने के लिए ही यह ऑनलाइन सेवा पोर्टल दिया गया है। इससे जो समय सीमा है वह भी कम होगी और जो सर्विस डिलीवरी है वह भी संगठन की तेज होगी, नागरिकों को भी तेजी से सर्विसेज मिल पाएंगी। तो इस संदर्भ में उत्तर प्रदेश सरकार का प्रयास यह सराहनीय है। और बोला गया है कि पंचायतों में भी इस सिटीजन चार्टर जैसी व्यवस्था को लागू करने की जरूरत है। पंचायतों के प्रतिनिधियों से जनता प्रत्यक्षता जुड़ी होती है और काफी नजदीक रह करके समझती है, अपने अधिकारों को समझ सकती है। अब अधिकारों को अगर ज्यादा बेहतर ढंग से समझ सकती है तो यह व्यवस्था कहां कर दी जाए, अगर पंचायती स्तर पर कर दी जाए तो ज्यादा बेहतर होगा। तो यह प्रयास उत्तर प्रदेश के द्वारा देखो किया जा रहा है और कहा भी गया है सरकार के द्वारा कि पंचायतों में भी यह व्यवस्था लागू करने की आवश्यकता है। ठीक, तो ये हो गए उत्तर प्रदेश के प्रयास। अब फिर भी क्या सिटीजन चार्टर के स्तर पर चुनौतियां नहीं है, बोले हैं। कहां कहां पर चुनौती है? पहली चुनौती तो है कि ये बाध्यकारी नहीं है, संगठन के बाहर जो चिपकी हुई चीजें हैं ये बाध्यकारी नहीं है, यानी कि आप वो लाइनें पढ़ करके अंदर संगठन में नहीं जा सकते हो, बोल नहीं सकते हो भैया ये देखो लिखा हुआ है तुम्हारे यहाँ सिटीजन चार्टर पर और ये लागू क्यों नहीं हो रहा है, हमें सर्विसेज मिल क्यों नहीं रही है। तो बाध्यकारिता नहीं रहती है, इस कारण से केवल सैद्धांतिक तौर पर संगठन के बाहर वो केवल पन्नों पर ही दस्तावेज के रूप में ही चिपकी हुई नजर आती है, व्यवहारिक रूप में प्रैक्टिकली वह लागू नहीं हो पाती हैं। मोस्टली देखो संगठनों का, सरकारी संगठनों का यही हाल है, छिपा नहीं है किसी से भी। फिर है भाषा स्त्री नहीं है। अब यार भाषा जो वहां लिखी होती है ना, बहुत क्लिष्ट भाषा लिखी होती है, बहुत कठिन भाषा का प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल ले लो, अगर मान लो वहां लिखा हुआ युक्त युक्ति निर्बंधन, अब इस तरीके की भाषा का प्रयोग किया जाएगा, युक्त युक्ति निर्बंधन। इसका मतलब क्या होता है भैया,
रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस, यानी कि जो रेस्ट्रिक्शंस जरूरी हैं वो रेस्ट्रिक्शंस लगाए जाएं। ये तो चलो हमें आपको पता रहता है, लेकिन भैया जो आम नागरिक होगा उसे क्या यह जो भाषा होती है, कठिन शब्दों का प्रयोग होता है स्थानीय भाषा का यदि प्रयोग नहीं किया जाएगा तो वो समझ ही नहीं पाएगा कि उसके अधिकारों के बारे में लिखा तो है, लेकिन इतनी जटिल भाषा में लिखा होता है कि समझ नहीं पाता है वो अपने अधिकारों के बारे में। क्लियर? तो दूसरी बड़ी चुनौती भाषा के स्तर की है। तीसरी है कि जो उपयोगकर्ता होता है, जो नागरिक है, जिसके लिए वह सिटीजन चार्टर के जो सारे दस्तावेज पर चीजें लिखी हुई हैं, उस उपयोगकर्ता से परामर्श लिया ही नहीं जाता है। बोले हम तुम्हारे लिए ही नियम कानून बनाए और तुम्हारे ही परामर्श तुम्हारा ना लें, तब भी क्या आप उतना प्रभावी बना पाओगे? नहीं बना पाओगे। तो तीसरा एक देखो, यह बड़ी चुनौती है। चौथी है कि समय के अनुरूप वह प्रासंगिक नहीं रह गए हैं। क्यों नहीं रह गए हैं समझो। जैसे संगठन में 50 साल पहले जो चीजें संगठन के बाहर टांग दी गई थी आपकी सिटीजन चार्टर के रूप में, अभी वो वैसे ही चलती चली आ रही हैं और वैसे ही लगी हुई हैं। उन्हें अद्यतन यानी कि अपडेट नहीं किया जा रहा है, और अपडेट यदि नहीं किया जाएगा तो क्या आज के समय से, आज के समय के अनुरूप वह प्रभावी रह पाएंगी? आज बदलते दौर में बहुत सारी आवश्यकताएं बदली हैं और बहुत सारी सर्विसेज के तौर पर चीजें चेंज हुई हैं। तो अब वो अगर आप अपडेट नहीं करोगे उस सिटीजन चार्टर को, तो क्या आप उतना प्रभावी बना पाओगे? नहीं बना पाओगे। इसी संदर्भ में कहा जाता है कि लगातार अपडेट करने की जरूरत है और प्रासंगिकता रह नहीं जाएगी। इसके बाद जन जागरूकता का अभाव, यानी कि बहुतों को तो अभी तक यही नहीं पता होगा, आप ही में से बता दो कि कई ऐसे होंगे जिनको सिटीजन चार्टर के बारे में पता ही नहीं होगा कि होता क्या है। रीजन क्या होता है कि जागरूकता की कमी है, जन जागरूकता का अभाव दिखता है। अब आम नागरिक का क्या हाल होगा, आप अंदाजा लगा सकते हो कि कितना आदमी जागरूक होगा सिटीजन चार्टर। जाओ गांव में किसी से पूछ कर देखना कि भैया सिटीजन चार्टर जानते हो क्या होता है, 90 क्या 95 से ऊपर आदमी ऐसा होगा 100 में से जो जानता ही नहीं होगा कि सिटीजन चार्टर होता क्या है। तो इसी को बोलते हैं जन जागरूकता का अभाव। फिर शिकायत निवारण प्रणाली, जो आपकी शिकायत निवारण प्रणाली है, इसकी प्रभावशीलता बड़ी कम है। अब नागरिक मान लो समझ भी गया, शिकायत करने पहुंचा, उसकी शिकायत सुनी नहीं जा रही है, तो वह भी इफेक्टिव नहीं है। तो एक ये समस्या है। फिर अब भैया आप क्या सुझाव दोगे? आपसे तो सुझाव मांगा जाएगा, तो आपने चुनौतियों वाले पॉइंट पकड़े। क्या किया आपने? देखा कि कहां कहां पर दिक्कत है। भैया आप बताओ, कहीं अगर आप सुझाव आपसे मांगे जाते हैं, कोई संगठन के सुधार करना है, तो आप संगठन में देखोगे कहां कहां पर कमी है, उन्हीं कमियों पर ही आपको फोकस करना है और सुझाव देना है। पहली कमी कहां दिखी थी? बोले भाषा को लेकर के। भाषा को लेकर के जो कमी दिखी थी, एक तो स्पष्ट मानकों का प्रयोग नहीं किया जाता है, तो बेहतर स्पष्ट मानक प्रयोग किए जाएं। दूसरा, जो क्लिष्ट भाषा रहती है, कठिन भाषा रहती है, इसकी जगह स्थानीय भाषा का प्रयोग किया जाए। पहला सुझाव देखो हमने ये दिया, ठीक। आपको बिल्कुल सुझाव वाले उसमें आ जाना है कि हम भैया सुझाव दे रहे हैं, बहुत बड़े आदमी हैं हम, ठीक। दूसरा, आपको बताना है कि प्रावधानों में सुधार करना चाहिए। प्रावधानों के स्तर पर आपको यह बोलना है कि जो हितधारक होते हैं, जैसे उपयोगकर्ता जो होता है सिटीजन चार्टर्स का, उन प्रावधानों के स्तर पर उन हितधारकों से, यानी कि जो स्टेक होल्डर्स हैं, जो उससे संबंधित हैं, मान लीजिए बुजुर्गों को लेकर के कोई सिटीजन चार्टर के संबंधित दस्तावेज पर बातें लिखी हुई हैं, तो एटलीस्ट बुजुर्गों के एक समूह से परामर्श लेना चाहिए। वंचित वर्गों का प्रतिनिधित्व होना चाहिए। इसके अलावा लगातार अपडेट करने की आवश्यकता है, ताकि जो आपके प्रावधान हैं वो प्रासंगिक बने रहें आज के समय के अनुरूप, ठीक। फिर क्रियान्वयन के स्तर पर आते हैं। क्रियान्वयन के स्तर पर जब बोलोगे, तो एक तो विभाग, देखो कोई भी डिपार्टमेंट है, उनके डिपार्टमेंटों के मध्य में, विभागों के मध्य में समन्वय होना चाहिए। इसके अलावा राजनीतिक दबाव जरूरी है। जैसे शासनादेश हमने पढ़ा ना उत्तर प्रदेश का, ऐसे ही राजनीतिक दबाव बहुत जरूरी है। दंडात्मक प्रावधान करोगे नहीं जब तक कहोगे नहीं भाई, अगर समय सीमा पर आपने सेवाओं की सुपुर्दगी नहीं की तो दंडात्मक प्रावधान के भागीदार रहोगे आप। तो इस संदर्भ में एक दबाव महसूस होगा और वो कार्य बेहतर ढंग से क्रियान्वित कर पाएंगे। फिर शिकायत निवारण प्रणाली जो है इसे मजबूत करो, फीडबैक सुविधा को बेहतर करने की जरूरत है। इसके अलावा एक बढ़िया देखो ये पॉइंट बता सकते हो कि जो मॉनिटरिंग है, जो कार्य किया जा रहा है संगठन के द्वारा, तो मॉनिटरिंग क्या है, संगठन के भीतर ही नहीं होनी चाहिए, एक थर्ड पार्टी मॉनिटरिंग होनी चाहिए। थर्ड पार्टी मॉनिटरिंग होगी तो वह ज्यादा न्यूट्रल रह करके मॉनिटरिंग कर पाएगा और यह देख पाएगा कि वह ऑर्गेनाइजेशन आपका किस तरह से कार्य कर रहा है। क्लियर? एक बेहतर रिपोर्ट दे पाएगा। तो थर्ड पार्टी मॉनिटरिंग जैसी व्यवस्था करने की आवश्यकता है। इसके अलावा आते हैं प्रशासन वाले स्तर पर, क्योंकि प्रशासकों को ही यह दायित्व दिया गया है, तो प्रशासकों में अकाउंटेबिलिटी, जवाबदेहिता होनी चाहिए, ताकि वह समयबद्ध तरीके से अपनी सेवाओं की सुपुर्दगी कर सकें, ठीक। तो आज का वीडियो आपका हो गया आरटीआई पर और हो गया आपका सिटीजन चार्टर पर। आरटीआई को लेकर के पूरा फ्रेमवर्क क्या है, आरटीआई क्या है, देखो भैया इस फ्रेमवर्क के साथ में आप पहले टॉपिक को लिख भी लिया करो। क्या है आपका आरटीआई, फिर प्रावधान क्या है भाई इसके अंतर्गत, और फिर आपने देखा क्या चुनौतियां अभी भी बनी हुई हैं और क्या इसके सफल क्रियान्वयन को लेकर के प्रयास किए जाने चाहिए या सुझाव। तो ये देखो आरटीआई का पूरा फ्रेमवर्क था, इसी के अंतर्गत हमने आरटीआई को समझा।
सिटीजन चार्टर का फ्रेमवर्क अगर हम देखें क्या बनाया, पहले सिटीजन चार्टर पर एक समझ हुई, फिर इसके कंपोनेंट समझे। कंपोनेंट का मतलब है कि सिटीजन चार्टर के अंतर्गत क्या क्या मेंशन किया जाता है। फिर हमने समझा कि यूपी सरकार के द्वारा, उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा सिटीजन चार्टर को लेकर के क्या प्रयास किए जा रहे हैं और अभी भी कुछ चैलेंजेस बने हुए हैं, इसका सफल क्रियान्वयन नहीं हो पाता है। फिर लास्ट में आपको सुझाव देना है और सुझाव में भी बताना है कि जो जो चैलेंजेस आपको दिखाई दे रहे हैं उनका समाधान कैसे खोजा जा सकता है। तो यही देखो टॉपिक हो गया। दोनों टॉपिक अब बढ़िया से समझ आ गए होंगे, एक प्रॉपर समझ आपकी डेवलप हो गई होगी और एक विजन बन जाता है। यहाँ से यहाँ क्या है ना, स्पून फीडिंग के चक्कर में मत रहा करो कि यहाँ स्पून फीडिंग कराई जाएगी, एक एक चीज आपको लाइन बाय लाइन डिटेल से समझाई जाएगी। तो वो क्लासेस के स्तर पर, पढ़ने के स्तर पर आप कर चुके हैं। अब क्या है, यहाँ एक विजन बन जाएगा आपका टॉपिक पर। सिलेबस के अनुसार जो चीजें सिलेबस में दी है, एक एक सिलेबस वाले पॉइंट पर आपके पास एक एक पन्ने का नोट्स होना चाहिए और क्वालिटी कंटेंट होना चाहिए जो यहाँ दिया जाता है। उसके हिसाब से आप क्या कर सकोगे, अपना आंसर अपने शब्दों में लिख पाओगे। वहां केवल आपको कीवर्ड याद आएंगे, आप एग्जाम में लिखोगे वहां भी कीवर्ड याद आएगा, यहां भी आप पढ़ने के बाद में एक हफ्ते बाद लिखकर देखना, केवल कीवर्ड ही आपके दिमाग में रहते हैं, पूरा याद नहीं रख सकते हो। ठीक, तो फोकस यहां करना है कीवर्ड्स को ध्यान में रखते हुए, और कीवर्ड्स को अच्छे से जब आप कई बार रिवाइज कर लोगे, कई बार पढ़ लोगे, तो वो फिर आपके दिमाग से नहीं निकलती हैं, और वो भी एक प्रॉपर फ्रेमवर्क बनाकर समझाया जाता है ताकि आपको रटनी ना पड़े। आंसर कितने रटोगे यार आप, है ना। आपको क्या है, एक समझ डेवलप होनी करनी पड़ेगी कि कैसे स्टेक होल्डर अप्रोच के साथ जा सकते हो, वर्टिकल अप्रोच के साथ जा सकते हो। यहाँ देख सकते हो कि आप जब सोचना शुरू करोगे तो भैया किन किन फ्रेमवर्क, किन दायरों में रहकर के आप सोचोगे। तो यही सब बातें पहले आपके ब्रेन में 6 से 7 सेकंड में जब बन जाएंगी तो आपको लिखने में बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी। क्लियर। चलो फिर वीडियो खत्म करते हैं। गवर्नेंस की आज दूसरी क्लास थी, आप फीडबैक देना और बताना जरूर भाई कैसा लग रहा है, गवर्नेंस का टॉपिक आपको समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और आगे दोस्तों में शेयर भी करते रहा करो अगर मजा आया करे। ठीक, चलिए धन्यवाद।